हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोग जो है क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में हम लोगों ने जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल तक कंप्लीट कर लिया था। और जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल फेल क्यों हो गया था, तो उसके पीछे हमने रीजन कहा था कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज, जो कि जे थॉम्सन ये कहते थे कि जो एटम का जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है पूरे के पूरे एटम में क्या हुआ, फैला हुआ है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ये मालूम चला कि नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज एटम है, ठीक है, जो एटम के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एटम के अंदर का, वो पूरे के पूरे एटम में फैला हुआ नहीं है। वो एक जगह सेंटर में क्या है, सेंट्रलाइज है, जिसे हमने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद जे थॉम्सन का जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल, वो फेल हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई कैसे, तो देखिए इसके पहले आपको समझना होगा थोड़ा रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना, ये एक फिनोमेना होता है इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट स्पॉन्टेनियसली इनटू अदर न्यूक्लियस विद द इमिशन ऑफ सम इनविजिबल रेज। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ध्यान दीजिए। रेडियो एक्टिविटी होता है कि इट इज द फिनोमेना ऑफ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि द फिनोमेना ऑफ अनस्टेबल, या इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ, द फिनोमेना ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ unstable nucleus spontaneously into other nucleus with emission of invisible rays called as रेडियो एक्टिविटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ एटम के ऐसे न्यूक्लियस जो कि अनस्टेबल हैं, वो स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो अपने आप, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उनके न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उनके न्यूक्लियस का। और डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ वो कुछ रेज क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और इसको सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया, वो किसने ऑब्जर्व किया, हेनरी बेकुलर ने 1896 में। 1896 में ये हेनरी बेकुलर है, इन्होंने ही सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया। और 1903 में जाकर के इनको इस पर क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। 1903 में इनको क्या मिला, इस पर नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये जो रेज जो थे, ठीक है, ये जो रेज थे यह नेचर में कार्सिनोजेनिक होते हैं। दीज रेज आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर, दीज रेज आर कार्सिनोजेनिक इन नेचर। अच्छा, कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिस सब्सटेंस के कारण कैंसर प्रोड्यूस होता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अल्फा बीटा गामा जैसे जो रेज होते हैं, ये नेचर में कैसे होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, समझिएगा। ये जो आपका, इस स्ट्रक्चर को आप समझेंगे, देखिए ये आपके पास एक अनस्टेबल एलिमेंट है, जैसे हमने एग्जांपल में ले लिया, एग्जांपल हमने इसको ले लिया यूरेनियम। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 238
8 जो कि एक अनस्टेबल क्या है एलिमेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। ठीक है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इसका न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है, डीके कर रहा है, टूट रहा है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और यह ब्रेक करके थोरियम बना रहा है, क्या बना रहा है, थोरियम बना रहा है। तो जो यूरेनियम है वह ब्रेक करके और क्या बना रहा है, थोरियम बना रहा है। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 238 है, एटॉमिक मास नंबर 238 है, और यह ब्रेक करके मास नंबर 234 थोरियम में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो जब ये थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें से कुछ क्या कर रही हैं, इनविजिबल रेज निकल रही हैं, और इसी इनविजिबल रेज को, जो ये रेज निकल रही है अल्फा बीटा गामा, ये जो रेज निकल रही है इनको बोलते हम लोग हैं रेडियो एक्टिव रेज। क्या बोलते हैं इनको, रेडियो एक्टिव रेज बोलते हैं। और ये जो रेडियो एक्टिव रेज होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में कार्सिनोजेनिक होते हैं। जब इनकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई इन रेज की, तो क्या देखा गया, तो ये देखा गया कि जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में पास करा रहे हैं, ये प्लस है, सॉरी ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो क्या देखें कि जब इन रेज को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया, तो ये रेज, कुछ रेज जो है वह निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही थी, कुछ रेज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट हुई, और कुछ रेज जो है वह सीधी निकल गई। तो इससे ये ऑब्जर्व हुआ कि ये जो रेडियो एक्टिव रेज निकल रही थी, ठीक है, वह 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी थी, 3 तरह के रेज से मिलकर बनी थी, जिसमें एक का नाम दिया गया अल्फा, दूसरे को बोला गया बीटा और तीसरे को बोला गया गामा। अल्फा रेज किसे बोला गया, वह रेज जो निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही थी, तो जो निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही थी उनको क्या कहा गया, अल्फा रेज। जो रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ रही थी उनको क्या कहा गया, बीटा रेज। जो रेज अल्फा की तरफ मुड़ी, निगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी, उनको बोला गया अल्फा रेज। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी उनको बोला गया बीटा रेज। और जो सीधे निकल गए, ऐसे रेज जो सीधे निकल गए उनको क्या बोला गया, गामा रेज। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। और ये रेज कैसी थी, कार्सिनोजेनिक थी। ठीक है, अब इनकी अगर प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्कस करें तो यहां पर ध्यान देंगे आप कि जो अल्फा रेज है, जब उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी की गई तो अल्फा रेज को देखा गया कि ये क्या है, डबली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है। डबली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का मतलब कि हमको मालूम है कि हीलियम क्या होता है, 2He4, डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस है। तो हीलियम क्या है, 2He4। और हीलियम अगर हम बात करते हैं तो हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, 2। हीलियम के अंदर न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2। और हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। तो अगर हीलियम एटम से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसके ऊपर क्या बना, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2He4+2। और इसके अंदर बचा क्या, 2 प्रोटॉन और क्या बचा, 2 न्यूट्रॉन। तो जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन हीलियम न्यूक्लियस में देखने को मिला, वो सेम टू सेम किस में देखने को मिला, अल्फा रेज में। इसीलिए हम कहते हैं कि सर अल्फा रेज इज द डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। ऐसा नहीं कि हीलियम का मतलब हीलियम न्यूक्लियस के जैसा ही है, ठीक है, उसका मास उतना ही आता है, उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, यह कैसा है, डबली पॉजिटिव चार्ज हीलियम का न्यूक्लियस है। वही अगर हम बीटा रेज की बात करते हैं तो बीटा रेज क्या है, तो बीटा रेज निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, मतलब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के जैसा दिखता है। और गामा रेज की बात करते हैं तो गामा रेज क्या होता है, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होता है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां से एक चीज अगर पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि अल्फा रेज जो होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना था। अल्फा रेज पार्टिकल होता है, बीटा रेज क्या है, ये भी पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल से मिलकर के ये रेज बने होते हैं। और गामा रेज है वो किसी पार्टिकल नहीं, ये एक हाई एनर्जेटिक रेडिएशन होता है, ये रेडिएशन है, एक वेव है,
ठीक है। और अल्फा रेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2He4 प्लस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा रेज को हम लोग -1E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। गामा रेज का हम जो है कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि वो गामा रेज किसके जैसा दिखता है, इसे गामा को गामा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चार्ज, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो अल्फा था, अल्फा पार्टिकल वो निगेटिव प्लेट की तरफ डाइवर्ट किया, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा रेज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बीटा रेज निगेटिव चार्ज होते हैं, और गामा रेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मास की बात करते हैं तो अल्फा रेज का मास कितना होता है, तो आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है। तो इसका मतलब अगर एक प्रोटॉन का मास देखेंगे तो कितनी होती है, 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना होता है, 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो अगर एक प्रोटॉन का मास इतना होता है तो 4 प्रोटॉन का मास कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का मास, मतलब 4 के बराबर है। चूंकि बीटा रेज इलेक्ट्रॉन के जैसा है, इसे जो इलेक्ट्रॉन का मास है वही किसका है, बीटा रेज का मास होगा। और गामा रेज क्या होता है, मासलेस होता है, इस पर कोई मास नहीं होता। ठीक है। स्पीड की बात करते हैं तो जो अल्फा रेज होती है उसकी स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड से 100 टाइम्स कम होती है। इसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, किससे, लाइट की स्पीड से। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। और जो बीटा रेज होता है उसकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड से 10 टाइम्स कम होता है। और गामा रेज की स्पीड जो होती है लाइट की स्पीड से होती है, ये लाइट की स्पीड से चलती है गामा रेज। बात करते हैं अगर पेनिट्रेशन पावर की, तो जो अल्फा रेज होता है, क्योंकि अल्फा रेज की पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी मेटल के शीट को उसके सामने रख दें तो उसको कितना पेनिट्रेट कर पा रहा है, उसको कितना क्रॉस कर पा रहा है। तो क्या देखा गया कि जो पेनिट्रेशन पावर जो अल्फा रेज की है वो बीटा गामा दोनों से क्या है, कम है। जबकि बीटा रेज की बात किया जाए तो अल्फा से तो ज्यादा है लेकिन गामा से क्या है, कम है। और गामा रेज की बात किया जाए तो गामा रेज का जो है पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो अल्फा और बीटा दोनों से क्या है, ज्यादा है। चलिए इसको एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। ठीक है, हम इसको एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए बाय स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल है, देखिए जो अल्फा पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया, एक पेपर का शीट लिया, एल्युमिनियम का फॉइल लिया और लेड लिया। हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा के जो पार्टिकल है वो पेपर के शीट को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जबकि बीटा जो है वो क्या कर रहा है, पेपर के शीट को क्या कर गया, क्रॉस करके आगे निकल गया। और गामा रेज जो है उसने भी पेपर के शीट को क्या कर गया, क्रॉस कर गया। क्योंकि अल्फा ने पेपर के शीट को क्रॉस नहीं कर पाया, पेनिट्रेट नहीं कर पाया, इसका मतलब अल्फा का पेनिट्रेशन पावर क्या है, कम है, किसे, बीटा और गामा से। अब ये जो क्रॉस करके जो रेज बाहर निकले बीटा और गामा का, फिर हमने उसके आगे क्या लगाया, एल्युमिनियम का फॉइल लगाया। और क्या देखा कि जो बीटा रेज है वो एल्युमिनियम के फॉइल को तो क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन गामा रेज एल्युमिनियम के फॉइल को भी क्या कर गया, क्रॉस कर गया। और आगे जब मैंने लेड का रखा शीट तो देखा कि गामा रेज भी क्या कर रहा है, लेड के शीट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है इस स्ट्रक्चर से कि जो पेनिट्रेशन रेंज देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है, गामा का, उससे कम बीटा का, और सबसे कम किसका है, अल्फा का। ठीक है, तो जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई और हमको अल्फा बीटा गामा जैसे रेज के बारे में नॉलेज हो गया, ठीक है, तो उसी समय बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इस चीज पर काम कर रहे थे कि चूंकि यह रेज जो नेचर में कार्सिनोजेनिक है, और अगर हम इन रेज की स्टडी करें और वह रेज हमारे बॉडी के अंदर चला जाए तो क्या होगा, कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस के दौरान यह कहा जाता है कि जो मैडम क्यूरी जो थी वो भी इसी पर वर्क कर रही थी, और उनका एक्सपेरिमेंट करते समय उनकी डेथ हो गई। और यह जब मालूम किया गया कि इसके पीछे रीजन क्या था, तो इसके पीछे रीजन यही था, रेडियो एक्टिव रेज। ये रेज जब उनके बॉडी के अंदर गए तो उनके अंदर कैंसर प्रोड्यूस हुआ, और एट लास्ट वो क्या कर गई, कैंसर से मर गई।
ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए, इस रेडियो एक्टिव रेज से बचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट के साइंटिस्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वर्क कर रहे थे। उसी में वर्क कर रहे थे उस समय रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। चलिए हम रदरफोर्ड के बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड क्या किए कि रदरफोर्ड ने एक लेड का बॉक्स लिया, लेड बॉक्स लिया, ठीक है, ये लेड का बॉक्स है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि इस लेड के बॉक्स में उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। कैसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा? अल्फा इमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा, ठीक है। और चूंकि अल्फा इमिटिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्होंने क्यों लिया, इसके पीछे रीजन ये था कि उनको ये मालूम था कि जो अल्फा रे जो है, ठीक है, पीछे के एक्सपेरिमेंट्स उनको ये मालूम था कि जो अल्फा रे जो उनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, कम होती है। तो चले पहले काम करते हैं कि पहले हम अल्फा के लिए देखते हैं, अगर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फिर बीटा के लिए देख लेंगे, और बीटा भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फिर गामा के लिए देख लेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि इससे निकलने वाले जो रेज थे, इस रेज को उन्होंने किससे पास कराया? जो अल्फा रेज निकल रहा था, इस रेज को उन्होंने पास कराया गोल्ड फॉयल से, ठीक है, गोल्ड फॉयल पे, इस गोल्ड फॉयल पे उन्होंने पास कराया, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा स्ट्रक्चर से देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए इसको स्ट्रक्चर से देखते हैं कि क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर, देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे एक लेड का क्या लिया, बॉक्स लिया, ये लेड बॉक्स है, चलिए इसको ऐसे ले देते हैं, ठीक है। ये लेड का क्या है, बॉक्स है, और इस लेड के बॉक्स के अंदर उन्होंने ऐसा सब्सटेंस रखा जिससे अल्फा पार्टिकल क्या हो रही थी, इमिट हो रही थी, मतलब अल्फा इमिटिंग पार्टिकल। चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं पोलोनियम, पोलोनियम जो कि अल्फा पार्टिकल को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। इस टाइप के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को लिया और इससे जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, इसके बीम को उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल पर क्या किया, इंसिडेंट कराया। जब गोल्ड फॉयल पे इंसिडेंट कराया और ये देखने की कोशिश किया कि क्या ये गोल्ड फॉयल, जो ये थिन गोल्ड फॉयल है, क्या ये इस रेज को क्या कर पा रहा है, रोक पा रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि इसके चारों तरफ यहाँ पे ये क्या है, एक स्क्रीन है जो कि जिंक सल्फाइड से क्या है, कोटिंग है, ठीक है। अब जब उन्होंने इस पर क्या किया कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, तो देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए, ठीक है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे निकल गए। और उन्होंने देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है अपने पास से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए थीटा एंगल पे, ठीक है। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो अपने पास से क्या कर गए, डिफ्लेक्ट हो गए। एक थीटा में को सीधा ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन थीटा एंगल पे क्या कर गए, डिफ्लेक्ट कर गए। और नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल ने क्या ऑब्जर्व किया कि वो स्कैटर्ड बैक हो गए। स्कैटर्ड बैक मतलब जिस पाथ से गए उसी पाथ से क्या हो गए, वापस आ गए, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये सीधे निकलना चाहिए था, यहाँ एक लार्ज एंगल के थ्रू क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए और कुछ अल्फा पार्टिकल गए स्मॉल एंगल से क्या कर गए, डेविएट हो गए। तो इन्होंने तीन चीज ऑब्जर्व किया, क्या क्या, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। चलिए इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अगर हम इसके ऑब्जर्वेशन को देखें, देखिए अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें यहाँ पे, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया,
ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना किसी रुकावट के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे निकल गए। सेकेंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड या बैंड भी बोल सकते हैं, डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ विथ सम एंगल, कुछ एंगल के साथ क्या कर गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, कुछ एंगल के साथ वो क्या कर गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है ना, सम एंगल। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने थर्ड पॉइंट ये ऑब्जर्व किया कि नेग्लेजिबल अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड बैक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। मतलब उन्होंने ये कहा कि बहुत ही नेग्लेजिबल अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जिस पाथ से गए उसी पाथ से क्या हो गए, वापस आ गए। समझ में आ रहा है? चलिए इसको हम एक और स्ट्रक्चर से आपको समझाते हैं। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देखिए, रदरफोर्ड्स का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से क्या कर गए, डेविएट हो गए। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने पास से, देखिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, अपने पास से क्या कर गए, डिफ्लेक्ट हो गए। और नेग्लेजिबल अल्फा पार्टिकल जिस पास से गए उसी पास से क्या हो गए, वापस आ गए। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन से देखिए, ये जब इन्होंने तीन चीजें ऑब्जर्व किया तो इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकल के आया। ठीक है, देखिए इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकल के आया। तो कंक्लूजन ये निकल के आया, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन नंबर 1, पहला कंक्लूजन क्या निकल के आया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हालो। इसका मतलब है कि एटम का जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, हालो है, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं। अच्छा एक चीज और देखिए, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और जे थॉमसन ने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम के अंदर फैले हुए हैं और अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल को मैं क्या करूंगा, बम्बार्मेंट कराऊंगा एटम के ऊपर, गोल्ड एटम के ऊपर बम्बार्मेंट कराऊंगा, तो क्या देखूंगा, चूंकि पॉजिटिव चार्ज हुआ जो पूरे जो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा फैला हुआ है और अल्फा पर भी पॉजिटिव चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जितना अल्फा पार्टिकल गया सारे अल्फा पार्टिकल को क्या हो जाना चाहिए, रिपेल हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। इसका मतलब कि उसके रास्ते में पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल आए ही नहीं एटम के। तो इससे इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज हालो या एम्प्टी, खाली है, हालो है या खाली है। पॉइंट नंबर 2 कि द पॉजिटिव चार्ज particles
ऑफ एटम इज सेंट्रलाइज्ड इन सेंटर। उन्होंने ये कहा कि भाई जो आप पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो ना कि पूरे पूरे एटम में फैला हुआ है, वो पूरे एटम में फैला नहीं है। अगर फैला होता तो अल्फा पे भी पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आप करो पूरे एटम में फैला हुआ है, वो फैला हुआ नहीं है, वो एक जगह सेंटर में क्या है, सेंट्रलाइज है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया, कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब आपसे कोई पूछते कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, तो किसने की थी, एटम की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, अल्फा स्कैटरिंग। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और नीचे लिख देते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गया, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम हॉलो है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है अपने पार्ट से जो है क्या डेविएट हो गए कुछ एंगल लेकर के। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो एटम का है वो सेंटर में क्या है, सेंट्रलाइज है, वो पूरा फैला नहीं है, और उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि नेग्लिजिबल अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड बैक फ्रॉम इट्स पार्ट, स्कैटर्ड बैक फ्रॉम इट्स पार्ट, ओरिजिनल पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज हाईली मासिव, न्यूक्लियस जब बहुत ज्यादा क्या है, मास वाला है, तभी तो जैसे अल्फा पार्टिकल टकराया और वहां से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, एकदम स्कैटर्ड बैक हुआ, जिस पार से गया उसी पार से वापस आ गया। ये जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। और देखिए यहां पर रदरफोर्ड को एक बहुत अच्छा अचीवमेंट मिल गया कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल को लिया, और अल्फा पार्टिकल इसलिए नहीं लिया कि उनको न्यूक्लियस की डिस्कवरी करनी थी, वह रेडियो एक्टिव रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और यहाँ पर बाय लक उन्होंने अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया क्योंकि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर कम थी, तो उन्होंने सोचा चलो पहले अल्फा पार्टिकल पर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर बीटा पर करेंगे, फिर गामा पर करेंगे। लेकिन बाय लक क्या हुआ, उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया और अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज था। बाय द वे अगर सोचो कि अगर वो बीटा पार्टिकल लिए रहते तो बीटा पार्टिकल क्या रहता, निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता, सारे के सारे निगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल को क्या करता है, न्यूक्लियस जो था अपनी तरफ क्या कर लेता, अट्रैक्ट कर पाता। और जब अट्रैक्ट करता तो ये बता पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि न्यूक्लियस जैसी चीज भी उसके अंदर है। तो ये एक लक कहा जाएगा, जिस लक से उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। किसने, रदरफोर्ड ने। जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर लिया तो सोचा क्यों ना चलो हम भी एक मॉडल दे देते हैं, हम भी एक क्या करते हैं, मॉडल दे देते हैं। और उन्होंने फिर द सेकेंड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड द्वारा दिया गया। तो पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने, और सेकेंड एटॉमिक मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड क्या कहते थे, उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू, यहां देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, देखिए क्या क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, पॉइंट नंबर 1 कि एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एटम के अंदर 2 पार्ट होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एटम के अंदर 2 पार्ट होता है। कौन कौन, तो एक आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो एटम के अंदर 2 पार्ट है, कौन कौन, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं।
ठीक है, तुमने कहा कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द क्या, न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। कैसे, वैसे ही लाइक जैसे जो मून होते हैं, या हम कह सकते हैं जो सैटेलाइट होते हैं मून, या हम कह सकते हैं अर्थ, सैटेलाइट, जो भी हम कह चाहें, हम कह सकते हैं कि जैसे अर्थ जो होता है वो क्या करता है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जिस तरह से सन के अराउंड क्या करता है, अर्थ रिवॉल्व करता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इसीलिए इस मॉडल को एक और नाम दिया गया था, कहा गया था सोलर मॉडल। इसलिए इस मॉडल को कहा जाता है सोलर मॉडल। पूछा जाता है, बताइए सोलर मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। बताइए प्लम पूलिंग मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं एक और प्लेनेटरी मॉडल भी बोल सकते हैं, सोलर मॉडल या प्लेनेटरी मॉडल। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो एटम का न्यूक्लियस, मतलब एटम का जो न्यूक्लियस है, या ऐसे कर सकते हैं कि साइज ऑफ एटम, चलिए इसको ऐसे लेते हैं कि साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स मोर देन किसके, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइज से 10⁵ टाइम्स क्या है, साइज ऑफ एटम क्या होता है, ज्यादा होता है। ऐसे समझिए कि जैसे एक फुटबॉल का ग्राउंड है, ऐसे समझिएगा, अगर फुटबॉल का एक ग्राउंड है और उसके फुटबॉल के ग्राउंड के एकदम सेंटर में मैं फुटबॉल रख दूं, ये फुटबॉल है, ये फुटबॉल का ग्राउंड है, तो फुटबॉल का ग्राउंड हमको क्या बता रहा है, एटम के बारे में बता रहा है। और बीच में जो सेंटर में आपने जो फुटबॉल रखा है वो किसके बता रहा है, न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है। तो आप खुद सोचिए कि साइज ऑफ एटम, एटम के साइज के कंपैरिजन में, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियस ऑफ साइज, साइज न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन में एटम की साइज क्या होती है, 10⁵ टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट उन्होंने ये बताया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, चूंकि न्यूक्लियस पर उन्होंने वर्क किया था, तो उन्होंने बताया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का रेडियस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ऑफ एटम, मास नंबर ऑफ एटम। एटम के मास नंबर के क्या है, क्यूब रूट है। मतलब अगर आर को हम देखें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आर इक्वल टू क्या आ जाता है, r0 a। देखिए जब भी हम प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पर r0 है और इसकी वैल्यू जो होती है क्या होती है, 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रदरफोर्ड का क्या आया, एटॉमिक मॉडल आया। लेकिन यह रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था बहुत सक्सेसफुली नहीं रह पाया। बाद में चल के ये मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि देखिए एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल, आप फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मैक्सवेल, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया था। और इन्होंने ये कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसा भी चार्ज हो, अगर वो मूव कर रहा है तो वह अपने अंदर से एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, एनर्जी निकालता है। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में।
तो इसी कंसेप्ट को लेकर के आया गया यहाँ पे और ये कहा भैया आपका इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। भाई इलेक्ट्रॉन ही चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ही चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और उसके ऊपर क्या है निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है और वो भी न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा, इट रेडिएट एनर्जी, ये भी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ठीक है, और जब ये मूव करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो इसका पाथ भी क्या होता जाएगा, स्पाइरल होता जाएगा। इसका पाथ क्या होता जाएगा, स्पाइरल होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और एट लास्ट वह न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, प्लग्ड कर जाएगा। न्यूक्लियस में आकर के प्लग कर जाएगा, न्यूक्लियस में आकर के फॉल कर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि एटम की स्टेबिलिटी ही खत्म हो जाएगी। और यही रीजन रहा कि जो रदरफोर्ड था उनका एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। कुछ और भी रीजन है जैसे कि स्पेक्ट्रम, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं समझा पाया। ठीक है, ये जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा पाया। ठीक है, और इन्हीं के कारण क्या हुआ कि ये मॉडल क्या कर गया, फेल कर गया। ठीक है, तो इसके बाद से जो नया मॉडल आया वो आया बोर्स का एटॉमिक मॉडल। बोर्स के एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बीच में बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंसेप्ट के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद आपका प्लांक का क्वांटम थ्योरी आया, स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज हुआ और इन्हीं सभी का कंसेप्ट को लेकर के बोर्स ने क्या किया, फिर एक नया मॉडल दिया। ठीक है, बोर्स ने अपना एक नया मॉडल दे दिया। तो बोर्स के टाइम मॉडल से पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और प्लांक का क्वांटम थ्योरी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स कैरेक्टर उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।